See, for the sodium, it was 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. इस पे स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालना है, सिग्मा ऑन व्हाट, 3s1. तो इसे ये 10 स्क्रीनिंग देंगे, 10 इलेक्ट्रॉन विल सील्ड ना, प्रोवाइड स्क्रीनिंग. तो वैल्यू कितना होगा सिग्मा का? 7 वाला तो कोई नहीं है, पेनल्टीमेट ही है, तो 8 इंटू 0.85. पेनल्टीमेट सेल मतलब एक पहले, और कोर सेल का 1 था, तो 2 इंटू 1, ये आ जाएगा 8.8. तो जेड स्टार विल बी, हाँ मोस्टली यू विल राइट, मोस्ट ऑफ यू हैव आंसर्ड, वेरी गुड. एंड अभी भी याद है, इसका मतलब अच्छा है, रिवाइज कर रहे हो तुम. बट 5-6 लोग ही, रेस्ट ऑल ऑफ यू यू हैव टू चेक के क्यों नहीं आया. ठीक है. अब बताओ, तुम्हें 2, 8, 8, 18, 18, 32 है. एक क्वेश्चन हो गया, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर मालूम है, तो फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, सबका एटॉमिक नंबर बता सकते हो? फॉस्फोरस कितना होगा? नाइट्रोजन से फॉस्फोरस तक आने में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे. हाँ, तो 15 प्लस 8 ना, यहां से यहां जाने में 21 से 30 तक में डी ब्लॉक भी आते हैं ना, 18 एलिमेंट्स आ जाते हैं ना, 18 ऐड होगा, कितना होगा? 33 ना. उसके बाद जाओगे तो राइट, फिर से 33, 4D सीरीज आ जाएगा, है ना. तो 51 लास्ट पे चले गया तो 32 एलिमेंट ऐड हो जाएंगे. करेक्ट, 83. तो किसी एक का मालूम है तो सबका बता सकते हो ना. इसे फ्लोरीन का है, तो आयोडीन का कितना एटॉमिक नंबर होगा? एटॉमिक नंबर ऑफ आयोडीन, फ्लोरीन कितना है? 9. कुछ लोगों ने राइट दिया. विघ्नेश, हर्ष, 53 ना. या तो केवल ये सीरीज रहे तो 8 ऐड कर दो, फिर नेक्स्ट में 18 ऐड कर दो, नेक्स्ट में 18 ऐड कर दो. यहाँ पे रॉन्ग हो गया क्या? हाँ, 35, फिर 18 ऐड करो, तो 53. स्टैटिन का करोगे तो 85 आएगा. ठीक है, इससे तुम एटॉमिक नंबर कर सकते हो सबका. तो अभी हम लोग स्टार्ट करें. एटॉमिक रेडियस देखो क्या गिवन है. Theoretically, atomic radius is defined as the distance between the center of the nucleus to the valence cell of isolated atom. मतलब एक आइसोलेटेड एटम ले लो, उसके वैलेंस सेल में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वहां तक का डिस्टेंस. बट प्रैक्टिकली एटम except noble gas in free state in normal condition does not occur. Practically no atom except noble gas exists in the isolated state. Therefore, atomic radius of atom are measured in terms of following condition. इसके अलावा भी प्रॉब्लम था, केवल वही एक प्रॉब्लम नहीं था. एटॉमिक रेडियस क्या हो गया तुम्हारा? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड outermost cell where electron or electrons are present. यही है ना. तो ये
डिफिकल्ट होता है हम लोग को फाइंड करना, है ना? एग्जैक्ट measure of atomic radius is not easy to find. क्यों एग्जैक्ट ये फाइंड कर सकते हो? तो रीजन क्या होता है? एक तो बताया कि आइसोलेटेड नहीं मिलेगा, और क्या हो सकता है? आइसोलेटेड एटम नहीं मिलता, और क्या रीजन होगा? ये आइसोलेटेड एटम नहीं है, नो, नॉट पॉसिबल टू गेट एन आइसोलेटेड एटम, एन आइसोलेटेड एटम। और क्या हो सकता है? एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट नोन। गुड, अच्छा। एग्जैक्ट पोजीशन तो तुम बता ही नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन एक वेव है ना, रेडियस की तरह नहीं कर सकते हो। मतलब एटम डज नॉट हैव द वेल डिफाइंड बाउंड्री। द एटम डज नॉट हैव वेल डिफाइंड बाउंड्री। एटम के पास एक वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होता है। जैसे बोर ने बता दिया कि एक रेडियस ले लिया गया, जबकि 1s तुम लोगे, हाइड्रोजन ही ले लो तो 1s क्या होगा? इस तरह से 1s इंफिनिटी तक गया, तो कहाँ पे जाके एंड हो गया वो कहाँ मालूम है तुम्हें? ये डिस्टेंस कहाँ लेना हो, क्या होगा? इन्फिनिटी पे जाके जीरो होगा, तो ये डिस्टेंस इनफाइनाइट तक जा सकता है। तो एक क्लियर शार्प बाउंड्री है ही नहीं कि लिया जा सके। हाँ, तो एक कोई शार्प बाउंड्री है नहीं तो मेजर कैसे करोगे? साइज ऑफ द एटम इज वेरी स्मॉल। तो एटम को तुम देख ही नहीं सकते, तो आइसोलेट कैसे करोगे? जो चीज दिखेगा ही नहीं उसे कैसे आइसोलेट कर सकते हो? आइसोलेट भी कर दिया तो इतने छोटे साइज को कैसे मेजर करेंगे? तो हम लोग को कुछ ऑपरेटिंग रेडियस आता है। हाँ, इसको मतलब सामने से नहीं दिखेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डाल दो तो भी नहीं दिखता है। उसका शैडो दिख सकता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू वो भी नहीं दिखता है वो। मतलब इतना पावरफुल ऑपरेटर्स कुछ भी डाल दो तो भी एटम को नहीं देख पा रहे हम। रेडियस कितने के करीब होता है? ऑलमोस्ट 10⁻⁻⁻ मतलब एंगस्ट्रॉम के रेंज में होता है। इतना छोटा चीज कैसे देख सकते हो? तो डिफिकल्ट है, जो दिखेगा ही नहीं उसको मेजर कैसे करें? खैर ये सबसे ज्यादा मतलब नहीं है। सो ऑपरेटिंग रेडियाई आर देयर। ऑपरेटिंग रेडियाई आर देयर। ऑपरेटिंग रेडियाई, ऑपरेटिंग रेडियाई यार कौन सा देयर हो गया? एक हो गया कोवैलेंट रेडियस, कोवैलेंट रेडियस। इट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ टू लाइक एटम। मतलब जैसे दो एटम ले लो, ए और ए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, दोनों के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो, डी, है ना? तो डिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड बाय एक्सरे डिफ्रैक्शन। मतलब डिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड। डिस्टेंस कौन सा? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटरन्यूक्लियर distance can be calculated
using X-ray diffraction, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, ऐसे एक्सरे डिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, ये सब के थ्रू इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक बार डिस्टेंस आ जाए तो कोवेलेंट रेडियस आर को क्या लिख सकते हो, d/2 लिख सकते हो ना, दो के बीच का डिस्टेंस बाई 2। हाँ हर्ष बोलो। सर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस तभी निकाल सकते हैं ना जब वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते रहेंगे। हाँ फिक्स तो रहे, कोवेलेंट रहे, मेटालिक रहे, जैसे ही रहे, दो एटम के बीच का डिस्टेंस तुम निकाल सकते हो। अच्छा सर, ओके। पोजीशन फिक्स रहे, फ्रोजन रहे किसी तरह। ओके सर। हाँ सॉलिड स्टेट रहेगा तो ही आएगा। लिक्विड में भी डिस्टेंस चेंज होता है, तो हम लोग फ्रोजन स्टेट में बोलते हैं। ओके, तो ये डिस्टेंस बाई 2 कर देंगे तो कोवेलेंट रेडियस होगा। ये किसके बिटवीन में होगा, बिटवीन टू नॉन मेटल्स के बीच में ले लो। तो कौन कौन सा रेडियस दिया हुआ है नोट्स में देखो, कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस, वैंडरवाल रेडियस। अब वैंडरवाल रेडियस में क्या होगा, मेटालिक रेडियस क्या होगा, तो पहले कोवेलेंट रेडियस से स्टार्ट किया, इसको वरी कर दें। तो जैसे ये अब मान लो कि ए और बी, ये ए हो गया और ये बी हो गया, दो एलिमेंट
एक्सरे डिफ्रैक्शन इज ए टेक्निक, वो सॉलिड स्टेट में पढ़ोगे। जब तुम्हें वेव थ्योरी फिजिक्स में पढ़ लिया जाएगा तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सरे डिफ्रैक्शन, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन थियरी। अभी डिफ्रैक्शन वगैरह नहीं मालूम है, वेव में जाके तुम्हें करना पड़ता है। ड्यू टू एक्सरे डिफ्रैक्शन we can get the distance between the two nuclei. So that by 2 will be called covalent radius. अब सपोज कि यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी निकालना है, इट विल बी आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 एक्स ए माइनस एक्स बी। एक्स ए एक्स बी आर कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये एक्स ए माइनस एक्स बी है, और आर ए आर बी गिवन है। एग्जाम्पल, जैसे कि तुम्हें डी हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ बिटवीन द हाइड्रोजन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, सपोज 0.74 एंगस्ट्रम, और डी क्लोरीन 1.98 एंगस्ट्रम, और तुम्हें बट एक्स भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताऊंगा तो ही कर पाओगे, तो इसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताने दो मुझे लिए। ये एक फॉर्मूला होगा जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगा आर ए प्लस आर बी माइनस एक्स ए 0.09 एक्स ए माइनस एक्स बी करोगे तो आएगा, है ना। किसी ने हैंड रेंज किया था, बताओ अभी। आनंदी, हाँ कोई डाउट है, हाँ बोलो। हाँ सर, आप एक बार एक्सप्लेन करोगे फिर से, वो बीच में लिंक टूट गया था तो समझा। हेलो। ओके ओके, तो मैंने ये बताया कि दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस आता है, डी ए बी आ जाएगा, मान लो 5 एंगस्ट्रम आ गया था, बाई 2 कर दो, रेडियस आ जाएगा। एग्जाम्पल, बॉन्ड लेंथ ऑफ S2 0.74 एंगस्ट्रम आता है, तो व्हाट विल द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, कितना करेंगे। हाँ तो ज्यादा कुछ नहीं करना, बाई 2 कर देना, 0.73 बाई 2 0.37 एंगस्ट्रम, यही हुआ ना। वह दो अलग अलग टर्म ले लिया जाए, जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन ये भी ले लो, तो सिर्फ आर ए प्लस आर बी नहीं आएगा, माइनस एक ये 0.09 एक्स ए माइनस एक्स बी एक फॉर्मूला है, वो करके करना पड़ेगा, तो इसको बाद में करते हैं। तो अभी हम लोग ने स्टार्ट किया है कोवैलेंट रेडियस, है ना। कोवैलेंट रेडियस में नेक्स्ट पेज पे देखो, कोवैलेंट रेडियस में A2 मॉलिक्यूल, उसमें R इक्वल टू Da/2 लिखा हुआ है। फिर उसके नेक्स्ट पेज पे बिटवीन टू डिफरेंट नॉन मेटल्स, अब वी आर टॉकिंग अबाउट द, हाँ इसमें एक और पॉइंट आ जाएगा, जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहा ना, जिसके बीच का डिस्टेंस आता है 1.45 एंगस्ट्रम, सी डबल बॉन्ड सी रहा तो इसके बीच का आता है 1.33 एंगस्ट्रम, सी ट्रिपल बॉन्ड सी रहा तो इसके बीच आता है 1.2 एंगस्ट्रम। तो सिंगल बॉन्ड रेडियस ऑफ कार्बन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ऑल डिफरेंट होगा ना, कितना कितना होगा।
ठीक है, पहले का हो गया 1.54/2, दूसरे का 1.33/2, तीसरा 1.2/2 एंगस्ट्रॉम। डबल बॉन्डेड, सिंगल बॉन्डेड, ट्रिपल बॉन्डेड, सबका अलग अलग होगा ना। क्रिस्टल रेडियस या मेटालिक रेडियस, ये किसके लिए डिफाइंड होगा? मेटल्स के लिए, हाँ। इट इज डिफाइंड एज one half the distance between the nuclei of two adjacent metal atoms in the metallic closed packed lattice. ओके, कोई मीटिंग से बाहर गया? मीटिंग से बाहर तो कोई नहीं है। हाँ बताओ। ये किसके लिए होगा? जो मेटल हो गए, जैसे आयरन का मेटल ले लो, आयरन एक मेटल है ना, तो सॉलिड के फॉर्म में होता है आयरन मेटल। हाँ बताओ। तो ये जब दो मेटल होगा ना, उसके बीच के डिस्टेंस की बात हो रही है, राइट? तो जैसे कि सोडियम ही ले लो, तो सोडियम सॉलिड मिलता है, तो सोडियम में क्या होगा, जैसे Na+ इलेक्ट्रॉन, Na+इलेक्ट्रॉन, Na+इलेक्ट्रॉन, ऐसे होता है ना। फिर इलेक्ट्रॉन हो गया Na+, इस तरह से होगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मूविंग होता है ना। तो यहाँ दो के बीच का डिस्टेंस ले आओ, n/2 कर दो, तो R=d/t। अभी क्या हो गया, ये मेटालिक रेडियस या क्रिस्टल रेडियस। तो कौन सा ज्यादा होगा, कोवेलेंट रेडियस का मेटालिक रेडियस? मेटालिक। कोवेलेंट में तो ओवरलैप होता है ना, कोवेलेंट में ऐसे ओवरलैप हुआ दो एटम, तो ये /2 करोगे तो ये डिस्टेंस तक कम ही आएगा ना, ओवरलैप किया हुआ। इसमें मेटल्स वाले एटम क्या होता है, कम से कम सेपरेटेड तो होता है। तो मेटालिक इज ग्रेटर देन कोवेलेंट, तो ये क्वेश्चन आते रहता है। मेटालिक रेडियस इज ग्रेटर देन कोवेलेंट। ये एग्जांपल, सोडियम, इसका कोवेलेंट रेडियस, सोडियम जरूरी नहीं कि आयनिक बॉन्ड ही बनाए, कई बार कोवेलेंट बनाता है, तो उसमें 1.54 एंगस्ट्रॉम आता है। और वही उसका क्रिस्टल रेडियस लोगे ना,
क्रिस्टल मतलब मेटालिक रेडियस, जब वो प्योर मेटल है, केवल सोडियम ही है, जैसे K2O, KO2, ये सब बनाओगे तो क्या हो जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं वो सब। तो कई जगह से कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, तो उसमें ऐसा आएगा कोवैलेंट रेडियस इसका इतना है, मेटालिक कितना हो गया। कॉपर का देखो, कॉपर का यहाँ पे 1.17, तो डेटा लर्न नहीं करना, 1.17 है ना, ये तुम्हें मैंने दिखाने के लिए दिया कि कोवैलेंट रेडियस हमेशा छोटा होगा, क्रिस्टल रेडियस बड़ा आता है या मेटालिक रेडियस बड़ा होता है। तो सिर्फ डेफिनेशन है, इससे एक ही पॉइंट बनता है कि कौन सा रेडियस बड़ा है, तो ये बस याद कर लो, मेटालिक रेडियस इज ग्रेटर देन कोवैलेंट। ओके, थर्ड इज वैन डर वाल रेडियस। I2 सॉलिड होता है, कैसे होता है? क्या आयोडीन इस तरह से आपस में बहुत सारे बॉन्ड बना सकते हैं क्या? नहीं, ये रॉन्ग हो रहा है ना। आयोडीन तो एक ही बॉन्ड बनाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, एक बॉन्ड बनाया ऑक्टेट कंप्लीट आया, तो बीच में तो ये बॉन्ड हो ही नहीं सकता। तो सॉलिड बन रहा है मतलब सारे आयोडीन आपस में अटैच तो हो ही रहे, तो कैसे अटैच होंगे, दैट इज कॉल्ड वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, जैसे दो आयोडीन एटम ले लो, इसमें इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं होता, ये केमिकल बॉन्डिंग बट अभी से पढ़ लो, इलेक्ट्रॉन अनबैलेंस होता है, हो सकता है ऊपर ज्यादा चार्ज हो जाए, नीचे कम हो जाए, तो यहाँ डेल्टा प्लस या डेल्टा माइनस, जितने इलेक्ट्रॉन है मूवमेंट कोई जरूरी नहीं कि बैलेंस रहा है, हो सकता है इस साइड डेल्टा माइनस इधर डेल्टा प्लस आ जाए, या इधर डेल्टा माइनस इधर डेल्टा प्लस आ जाए, तो ये पोलराइज्ड हो जाते हैं। पोलराइज्ड होगा तो इसमें एक डाइपोल क्रिएट हो गया, उसको हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस डाइपोल। एट द इंस्टेंट एक डाइपोल क्रिएट हुआ, एक साइड अनबैलेंस हो गया, किसी भी साइड हो सकता है, मॉलिक्यूल ऊपर साइड सारे इलेक्ट्रॉन चले गए, नीचे थोड़े कम हो गए, तो ये एट द इंस्टेंट, इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस डाइपोल, एक डाइपोल क्रिएट हुआ, वो दूसरे I2 के पास आया, दूसरा I2 के पास क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ऐसे अवे पुश करेगा अपने से, तो सारा निगेटिव इधर आ जाएगा, यहाँ डेल्टा प्लस आएगा ना, तो इसने इस पे डाइपोल इंड्यूस कर दिया, क्यों, उसके बाजू में एक एंड पे निगेटिव चार्ज हो गया, तो सारे इलेक्ट्रॉन को इधर अवे पुश करके उधर भेज दिया, और इधर क्या आ जाएगा, डेल्टा प्लस। फिर एक और I2 आता है, तो उसका भी क्या आएगा, डेल्टा माइनस, और इसका डेल्टा प्लस। हाँ, तो इसको क्या कहते हैं, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, जितना इलेक्ट्रॉन अनबैलेंस होंगे, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के प्रोपोर्शनल, जिसके पास जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना अनबैलेंस हो सकता है। जैसा हाइड्रोजन गैस लोगे तो दो इलेक्ट्रॉन एक साइड चले गए, 0 और 2 मैक्सिमम यही हो सकता है ना। F2 में लोगे तो 38 इलेक्ट्रॉन इधर से उधर हो सकते हैं, क्लोरीन में 71 इलेक्ट्रॉन इधर से उधर हो सकता है, 35 35 70 मान लो, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसी में ज्यादा होगा जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा हो। एटॉमिक नंबर इन जनरल ज्यादा होता है तो एटॉमिक मास उसका ग्रेटर आता है, एटॉमिक मास ज्यादा है मतलब मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, इसका मतलब कुल मिला के जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर होगा, तो सॉलिड की ओर जाएगा। इसीलिए मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन स्टार्टिंग वाले गैस है, C5 से C16 तक लिक्विड होता है, 616 ऑनवर्ड सॉलिड हो जाता है। यहाँ भी क्या हो गया, F2Cl2 आर गैसेस, Br2 लिक्विड, I2 सॉलिड। क्यों, इधर मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जितना नीचे जाओगे उतना ज्यादा वैन डर वाल फोर्स है, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस तो वैन डर वाल फोर्स इंक्रीजेस। तो जैसे कि CH4 SiH4 किसका किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर किसका होगा, इसका वैन डर वाल फोर्स ज्यादा है, जो हैवी है, हैवी क्या है, SnH4 ना इधर, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। इसका मतलब जो भी हैवी मॉलिक्यूल है उसमें वैन डर वाल फोर्स ज्यादा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर होता है। तो वैन डर वाल फोर्स क्या है, मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया तुम्हें।
ओके, इतना क्लियर हो गया? जब आयोडीन बनाओगे तो दो आयोडीन के बीच का, जैसे ये आयोडीन आयोडीन बना दो, एक तो रेडियस ये आ गया और दूसरा दो आयोडीन के बीच में एक ऐसा भी आएगा, तो ये बॉन्ड वीक पड़ेगा बिटवीन टू आयोडीन। तो जो बिटवीन टू आयोडीन बॉन्ड वीक पड़ गया, यहाँ पे कौन सा हो गया? ये वैन डेर वाल्स फोर्स। ये सब क्या है? वैन डेर वाल्स फोर्स है ना। ये कोई बॉन्ड नहीं कि 4 बॉन्ड बताओ 5 दिखाओ, इसी तरह दिखा दिया, वैन डेर वाल्स फोर्स। तो वैन डेर वाल्स फोर्स वीक होता है, तो कभी भी मॉलिक्यूल निकलता है तो क्या होता है? I2 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 ऐसे, यही I2 बाहर निकलेगा, ये I2 बाहर निकलेगा, वाटर पे हिट करोगे तो H2O बाहर निकलेगा, बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है ना। तो बॉन्ड जो वीक पड़ते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड वीक नहीं पड़ता, मॉलिक्यूलर बॉन्ड वीक पड़ता है, दो मॉलिक्यूल के बीच का ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। क्लियर? यहाँ भी I2 I2 के बीच का बॉन्ड वीक होगा, तो ये बॉन्ड वीक पड़ गया, तो तुम्हें दो तरह के डिस्टेंस मिलेंगे। एक डिस्टेंस ये मिलेगा जिसको D1 बोलोगे, एक डिस्टेंस ये बोलोगे जिसको D2 बोलोगे, फिर से एक डिस्टेंस D1 मिलेगा, एक डिस्टेंस D2 मिलेगा, फिर एक डिस्टेंस D1 मिलेगा। तो कितने तरह के डिस्टेंस मिले? दो तरह के मिले। तो D1/2 पहले ही हम लोगों ने डिफाइन किया, इज व्हाट? कोवैलेंट रेडियस। और D2/2 विल बी वैन डेर वाल्स रेडियस। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? यस। तो नोबल गैसेस के लिए कौन सा होगा? कोवैलेंट रेडियस निकाल सकते हो क्या नोबल गैस का? नहीं, नोबल गैसेस हीलियम, नियॉन, आर्गन कोवैलेंट बॉन्ड बनाए तब तो कोवैलेंट रेडियस आए। He2 Ne2 ऐसा तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, हीलियम आइसोलेटेड होगा, तो उसके बीच में कभी भी निकलेगा तो कौन सा बॉन्ड आएगा? वैन डेर वाल्स फोर्स। हाँ, नोबल गैस बॉन्ड ही नहीं बनाएंगे। तो दो हीलियम एटम के बीच में तुम लोगे तो कौन सा बॉन्ड आ रहा है? ये हमेशा वैन डेर वाल ही आएगा। दो मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स होता है? वैन डेर वाल फोर्स। तो वैन डेर वाल फोर्स आएगा तो यही डिस्टेंस आएगा ना, और ये वीक फोर्स होता है, तो इतना क्लोज नहीं होते हैं, सब दूर दूर होते हैं। तो नोबल गैस के लिए जो आएगा ये कौन सा होगा? वैन डेर वाल रेडियस ना। सो फॉर नोबल गैस, वैन डेर वाल रेडियस। ओके, सबको क्लियर हो गया कैसे किया? नाउ वी गो फॉर इट्स ट्रेंड, पीरियोडिक ट्रेंड। तीन डिफाइन किया हम लोगों ने, तो सबसे, हाँ, ये तीनों में रिलेशन क्या हो गया? बिगेस्ट रेडियस कौन सा है? और इसके लिए सॉलिड स्टेट में लेना पड़ेगा तुम्हें, सब सॉलिड स्टेट में होगा तभी तो डिस्टेंस फिक्स होगा ना। तो जितने डिस्टेंस मेजर करते हैं हम लोग मॉलिक्यूल को सॉलिडिफाई करते हैं तब। हाँ, तो वैन डेर वाल रेडियस ग्रेटर देन क्रिस्टल देन कोवेलेंट राइस। करेक्ट है। वैन डेर वाल रेडियस is greater than covalent radius is greater than, मेटालिक बीच में आया था ना, मेटालिक रेडियस, कोवेलेंट सबसे छोटा पड़ा। ओके, तो अब हम लोग करते हैं इसके ट्रेंड की बात, पीरियोडिक ट्रेंड। तो ट्रेंड ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पीरियड में क्या होता है और इधर क्या होता है। इधर जाओगे इन द पीरियड और इन द ग्रुप, यहाँ जेड स्टार इंक्रीजेस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। क्यों? इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द सेम सेल, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन वगैरह चले जाओ तो नाइट्रोजन कितना है? 7। कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2s2 2p3। ऑक्सीजन 8 प्रोटॉन, एक प्रोटॉन ऐड हुआ, और जो एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया वो साइज कहाँ बढ़ाया? वो तो p में ही ऐड हुआ ना। फ्लोरीन 9 है तो 2s2 2p5, इसमें भी लास्ट इलेक्ट्रॉन 2p में इंटर किया, सब में लास्ट इलेक्ट्रॉन 2p में ही इंटर कर रहे हैं, बट प्रोटॉन न्यूक्लियस में बढ़ते जा रहा है, तो ओवरऑल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है ना, तो साइज क्या होगा? डिक्रीजेस।
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, सो साइज डिक्रीजेस। और डाउन द ग्रुप क्या होता है? न्यू सेल्स आर एडेड, न्यू सेल्स आर एडेड। हाँ, तो रेडियस इंक्रीज, आई थिंक ये सब 10th में भी इतना तक तो पढ़ा होगा शायद। ये तुम लोगों ने 10th में भी पढ़ा है क्या, बताओ तो, कि साइज पीरियड में कम होता है, ग्रुप में बढ़ता है। अच्छा, वो किया है। हाँ, तो उसका रीजन वही था ना कि सोडियम में जाओगे तो 3s1 है, तो पोटेशियम में डायरेक्ट 4s1 आ गया, तो बहुत दूर इंट्रोड्यूस हुआ। हाँ, उसमें उतना मतलब नहीं मालूम चलता, बात सी। और अभी भी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, मत समझो कि केमिस्ट्री पूरा डिटेल पढ़ रहे हो। अभी भी एमएससी में जाके डिटेल होता है। अभी भी काम चलाने लायक ही पढ़ते हो। 10th के थियरी को कट करके 11th में पढ़ते हो, बाद में 11th 12th के थियरी को थोड़ा और कट करके फाइनली वहां रिसर्च में जाता है। ओके, तो खैर हम लोग को पूरा इस पर रिसर्च थोड़ी नहीं करना। जिस पर रिसर्च करना होगा बाद में देखेगा वो सब ये चीजें। तो इसमें क्या दिया हुआ देखो, तो अक्रॉस द पीरियड ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज ग्रेजुअली डिक्रीजेस। ये तो लर्न करना पड़ेगा। अप टू हैलोजन, क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज बाई 1 यूनिट, सब में एक एक प्रोटॉन बढ़ते चला गया। एंड रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन द सेम शेल, वो तो सेम शेल में ही गया ना। जैसे 7 प्रोटॉन था, यहाँ 2p3 में गया, बट यहाँ पे 8 प्रोटॉन है, प्रोटॉन उतना ही रह गया, और ये 2p4 में गया, तो ओवरऑल साइज क्या होगा? प्रोटॉन का फोर्स ज्यादा है तो अट्रैक्ट करके साइज डिक्रीज कर देता है वो। हाँ, और डाउन द ग्रुप क्या दिया हुआ? डाउन द ग्रुप एक न्यू शेल ऐड हो जाता है, तो क्या हो जाता है? रेडियस इंक्रीजेस, वही दिया हुआ। उसके बाद के नोट्स में देखो तो इसके शील्डिंग इफेक्ट के बारे में बताया हुआ। जेड इफेक्टिव, जेड माइनस सिग्मा, तो ये तो हम लोगों ने कल ही कर लिया। हाँ, एक और पॉइंट आ जाता है, नेक्स्ट पेज पे जाओ। ऑर्डर ऑफ जेड इफेक्टिव, एक तो स्लेटस रूल किया हम लोगों ने। एक हो गया कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका ज्यादा होगा? 4s, 4p, 4d, 4f, ऐसे। ये पेनिट्रेशन इफेक्ट है, एस क्लोजर टू न्यूक्लियस है ना। तो 4s इज क्लोजर टू न्यूक्लियस। तो ऑर्डर, जेड इफेक्टिव के लिखा था, ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो कौन सा क्लोजली प्रोटेक्ट करेगा? 4s न्यूक्लियस के पास हो तो ज्यादा प्रोटेक्ट करेगा ना। जैसे एक बल्ब से लाइट आ रही है, तुम चाहते हो कि बल्ब से लाइट को रोक दे, तो जहां बल्ब से लाइट आ रही है वहीं पे किसी चीज से, ऑब्जेक्ट से उसे ढकोगे ना। जितना क्लोज जाके हाथ रखा तुमने, उतना बल्ब के लाइट को दूर तक जाने से रोक दोगे, और जितना दूर आ गए प्रोटेक्शन उतना कम दे पाओगे। तो जो सोर्स है वहीं पे जो स्टॉप करे उसका शील्डिंग ज्यादा होगा। तो 4s क्लोज टू न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस ही अट्रैक्ट कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन को, उसको वहीं पे रोकेगा। तो 4s का शील्डिंग इफेक्ट ग्रेटर होता है देन 4p, देन 4d, देन 4f। ये चीजें भी आएंगी। ओके, उसके बाद एटॉमिक रेडियस। हाँ, थोड़ा सा और है देखो। एल्यूमिनियम एंड गैलियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम एंड गैलियम हैव ऑलमोस्ट इक्वल साइज। इनफैक्ट गैलियम का साइज समवट स्मॉलर होता है। वो किस ग्रुप के है? बोरॉन पूरा कौन कौन सा एलिमेंट है?
ऑलमोस्ट सेम साइज, इनफैक्ट छोटा ही पड़ जाता हो, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बट यहाँ से यहाँ जाने पे ना ये साइज इंक्रीज होना चाहिए था, बट रेडियस ऑफ गैलियम इज फाउंड टू बी स्मॉलर देन रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम। इनफैक्ट ये लिखा जाता है कि ऑलमोस्ट रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम होता है, ये छोटा रहता है ना, ऑलमोस्ट इक्वल टू, ये उससे छोटा ही पड़ जाता है। तो अचानक साइज कम क्यों हो गया? यहां से यहां तक में जाओगे, बोरॉन 13, ये 31 है, यही है ना। एल्यूमिनियम का 13 प्रोटॉन, इसको किसको बैलेंस करना था? लास्ट में क्या है तुम्हारा? 2p1, 3p, सॉरी, ये NH2np1 था ना, तो 2s2 2p1, यहाँ पे 3p1 के इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना था। बट इससे जब 31 प्रोटॉन पे आ जाओगे तुम, तो प्रोटॉन तो 18 ऐड हुआ, तो इलेक्ट्रॉन भी तो 18 ऐड हुआ ना, तो वो क्या हो गया, यहाँ 4p1 पे आ गया। 4p1 तो आया, बट साथ में 3d10 आ गया, और 3d10 का शील्डिंग इफेक्ट कम होता है। DNF हैज वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट। क्यों? डिफ्यूज होते हैं। डी में क्या होता है? डबल डंबल शेप, बहुत डिफ्यूज हो गया। F ट्रिपल डंबल, 2 इलेक्ट्रॉन बिल्कुल क्लाउड डिफ्यूज हो जाते हैं, तो इसका शील्डिंग इफेक्ट वीक पड़ गया, मतलब ये ऑलमोस्ट प्रोटेक्शन नहीं दे रहा है। तो इसको अट्रैक्ट करेगा तो साइज क्या होगा? इवन 3p1 से भी छोटा होकर अंदर साइड में आ जाता है, ठीक है ना। तो इसमें 3d10 होता है, विच प्रोवाइड्स वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट, तो साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। नोट्स में देखो दिया हुआ है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3D सबसेल। बस ये सेंटेंस याद कर लेना, बार बार आईटी का रिपीटेड क्वेश्चन है, तुम लोग का टेस्ट होगा तो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से छोटा क्यों होता है। तो तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा? गैलियम में कॉन्फ़िगरेशन जब लिखोगे, तो गैलियम के कॉन्फ़िगरेशन में क्या आ गया? वही आर्गन तक तो सेम था, फिर 4s2, 3d10, 4p1। तो ये जो पुअर शील्डिंग इफेक्ट देता है, साइज 4p का कॉन्ट्रैक्ट होकर 3p से भी छोटा आ जाता है, इसके लिए साइज तुम्हारा क्या हो रहा है? डिक्रीजेस। एक तो ये याद कर लोगे। क्लियर हो गया सबको? हाँ, यस, ध्रुवेश को क्लियर है, विघ्नेश को और महेश, ठीक है। नहीं तो हैंड रेस करना, पूछना। ये पॉइंट डायरेक्ट आएगा, तो बस ये याद होना चाहिए कि साइज उसका छोटा होता है। क्यों छोटा होता है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी सबसेल। ये एक सेंटेंस याद हो जाना चाहिए, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी सबसेल। ओके, तो सब लोग ने यस कर दिया, तो उसी तरह नीचे चले गए हम लोग, तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। आर इंडियम इज ऑलमोस्ट इक्वल टू आर थैलियम। ऐसे थैलियम बड़ा होना था, हुआ, बट ऑलमोस्ट इक्वल साइज है, ऑलमोस्ट इक्वल साइज। क्यों? इंडियम का कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस में बता सकते हो क्या? हाँ, एफ सबसेल, राइट। अब तुम्हें एटॉमिक नंबर तो सबको मालूम, बता दे रहे हो। ये 31 था, इंडियम कितना आ जाएगा? हाँ, 49, राइट। तो थैलियम कितना आएगा? 32 ना, ऐड करोगे, हाँ, 81, करेक्ट। तो ये सबका कॉन्फ़िगरेशन कितना था? NH2np1 ना। तो बोरॉन का जो आएगा 2s2 2p1, एल्यूमिनियम का 3s2 3p1, तो गैलियम का क्या होगा था? 4s2
4p1, बट बीच में 3d10 भी आ गया, यही होगा ना। इंडियम का क्या आ जाता, 5s2 5p1, यही होगा ना, बट बीच में 4d10 आएगा। सॉरी ये क्या हो गया, बोरॉन थोड़ा सा लिखने में हो गया। ये गैलियम था, ये इंडियम था। थैलियम का क्या होगा, 6s2, तो 6p1 होगा, बट 6s के बीच में 4f14 भी आ जाता है, 6010 भी आ जाता है, इसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट आएगा ना। पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f सबसेल। डी तो दोनों में था, 4d10 5d10 था ना, ये 5d10 है। हाँ। अब डी सीरीज सब में है, डी का इफेक्ट तो आ गया, बट डी के बाद साइज बढ़ते गया, बट यहाँ पे एक 4f आ गया ना, तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f के कारण दोनों का सेम होता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनाइड और लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जब भी ये लिखा रहे ना लैंथेनाइड या लैंथेनॉइड, तो इसका मतलब समझ लेना पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f सबसेल। इसके कारण क्या हो गया, थैलियम में 4f में इलेक्ट्रॉन चला गया ना, तो उतना शील्डिंग इफेक्ट दिया ही नहीं, तो साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। क्लियर, बताओ अभी। हाँ अचल क्लियर है, और ओके। तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहीं पे आए तो तुम्हें बस इस तरह से याद कर लेना कि पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f सबसेल। अब 3d सीरीज, 4d सीरीज, 5d सीरीज, ये तीन है ना, तो ये दोनों का क्या होता है 3d सीरीज और 4d सीरीज में, साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, तो साइज इंक्रीज करना ही चाहिए था, इंक्रीज हुआ, बट यहाँ साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, क्यों। हाँ इसमें 4f में इलेक्ट्रॉन आ गया, गुड आयुष। 5d सीरीज में 4f में भी इलेक्ट्रॉन आ गया, तो उतना शेयर शील्डिंग इफेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं दे पाया, तो उसके कारण क्या होगा, पुअर शील्डिंग इफेक्ट या लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण दोनों का सेम साइज आ जाएगा। मतलब स्कैंडियम, टाइटेनियम की बात करें, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफ्नियम, ये दोनों का सेम साइज चल जाता है, सेम साइज। रीजन क्या हो गया, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। 4f वाले इलेक्ट्रॉन फुल है ना इसके पास, हैफ्नियम के पास क्या है 4f14 है, जिरकोनियम पास वही नहीं था, टाइटेनियम जिरकोनियम हैफ्नियम, तो ये बार बार आता है कि आर जेड आर इक्वल टू आर एच एफ, ये ट्विन एलिमेंट बोलते हैं, ये ट्विन मतलब एक जैसे है ना। उसी तरह वेनेडियम नियोबियम टैंटलम, वेनेडियम नियोबियम टैंटलम, इसका रियल डेटा देता हूं मैं। वेनेडियम होता है 1.35 एंगस्ट्रम, तो नियोबियम होता है 1.47 एंगस्ट्रम, और टैंटलम भी होता है 1.47 एंगस्ट्रम। तो अब बताओ ये दोनों का साइज सेम क्यों पड़ गया, इधर से इधर तो बढ़ा था। हाँ, यही क्या था, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ना, लैंथेनाइड लिखो या लैंथेनॉइड का, इसका रीजन क्या है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मतलब पुअर शील्डिंग, कोई पूछे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन तो बस ये एक वर्ड बोलना और कुछ नहीं, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f सबसेल, बोलना तुम्हें समझ में आना चाहिए इसका मीनिंग क्या था। हाँ बताओ, ये क्लियर हुआ, ये सबको क्लियर हो गया। ओके शुभम इज आउटसाइड, वेट, कभी कोई आउट जाओ मेरा ध्यान नहीं जाए तो व्हाट्सएप पे एक बार मिस कॉल दे दो।
एवरीवन नेटवर्क इशू के कारण बाहर जाओ, नेटवर्क इशू के कारण, तो स्टार्टिंग में नहीं, तो फिर मुझे एक व्हाट्सएप पे मिस कॉल दो, फिर मेरा ध्यान चला जाता है। तो वेटिंग रूम में वेट मत करो, उसको मिस कॉल दे दो। ओके, सबको क्लियर हो गया पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f सबसेल? हाँ, इसके बाद एटॉमिक रेडियस इन द डी ब्लॉक की बात करें हम लोग। डी ब्लॉक में इधर से इधर जाओगे, SC TI V CR MN FE CO NI CU ZN, तो उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एंटर करता है पेनल्टीमेट सेल में एंटर करता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द पेनल्टीमेट सेल, तो उतना ज्यादा साइज वैरी करता ही नहीं है, सबका साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट दिखेंगे। ये स्कैंडियम से लेकर जिंक तक सबका साइज सेम, क्योंकि सबका तो 4s2 ही लास्ट है ना। हाँ, बट उसके अंदर भी एक वेरिएशन सर्च करने की कोशिश करें हम लोग कि उसके अंदर कैसे वेरी किया है। तो स्कैंडियम से लेके मेन मैंगनीज तक तुम्हें साइज डिक्रीज दिखेगा। जैसे ये 1.64 है, तो ये डेटा लर्न नहीं करना। 1.64, 1.47, 1.35, 1.29, 1.37 बुकलेट में दिया होगा, तो यहां तक साइज ऑलमोस्ट डिक्रीजेस। नोट्स में दिया है मैंने तक। फिर इसके आगे ले लो, Fe का है 1.26, ये है 1.25, 1.25, कॉपर 1.28, एंड लास्ट में थोड़ा साइज इंक्रीज हो जाता है, इसका हो जाता है 1.37, तो लास्ट में साइज इंक्रीज हो गया। बट यहां से यहां तक जाओगे Fe से लेकर आगे तक, तो साइज क्या हो गया? ऑलमोस्ट कांस्टेंट, सबका 1.26, 1.25, 1.25, 1.28 यही है। और यहाँ पे साइज क्या हो गया? कॉपर से निकल तक, कॉपर तक कांस्टेंट आ गया, कॉपर से जिंक जाने में साइज इंक्रीजेस 1.37 पे आ गया। तो हुआ क्या इसमें? लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में क्या होता है? NH2 N-1 DX, ऐसे है ना। इलेक्ट्रॉन तो DX में गया, 4s पे तो इफेक्ट नहीं हुआ। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम सब में 4s2, 3d1, 3d2, 3d3, 3d4 यही है ना। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन enters in penultimate cell, so provides screening effect only, और कुछ करता ही नहीं है। तो साइज डिक्रीज हुआ, तो पहले तो एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है और स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है, तो किसका इफेक्ट ज्यादा बढ़ेगा? साइज डिक्रीज हुआ तो प्रोटॉन का इफेक्ट ज्यादा पड़ा ना, प्रोटॉन ने ज्यादा अट्रैक्ट किया। स्कैंडियम से लेकर मैंगनीज तक जाओ तो 3d1 से 3d5 तक गया, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ा, बट इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ा। तो ओवरऑल चार्ज किसका किसका इफेक्ट ज्यादा हो गया? इफेक्ट ऑफ इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, इधर से इधर जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट ज्यादा है तो साइज बढ़ेगा, साइज घटेगा, बल्कि न्यूक्लियर चार्ज इज ग्रेटर देन स्क्रीनिंग इफेक्ट, और यहाँ पे यही इक्वल होता होगा, इसीलिए साइज कांस्टेंट रह गया। Fe से CO में जाओगे तो एक प्रोटॉन बढ़ा, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, बट प्रोटॉन जितना अट्रैक्ट करेगा वो एक इलेक्ट्रॉन उतना ही रिपेल करता होगा, उतना ही स्क्रीनिंग दे देता होगा, इक्वल होगा। और यहाँ पे स्क्रीनिंग वाला पार्ट ही ज्यादा पड़ गया, जेड इफेक्टिव इज ग्रेटर देन सिग्मा। लास्ट में साइज बढ़ गया, मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट भारी पड़ने लगा उसको, पर यही हुआ ना। ये इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, ये डी ब्लॉक के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग वेरिएशन की बात करें, अल्कली मेटल क्या होगा? लार्जेस्ट साइड ऑफ द पीरियड, यही होगा ना। और हैलोजन क्या होगा?
स्मॉलेस्ट, ये लार्जेस्ट, ये स्मॉलेस्ट, साइज डिक्रीज होता है ना, साइज डिक्रीजेस। और इनर्ट गैस सबसे बड़े होंगे, क्यों? वो वैंडर वाल फोर्स होते हैं। हाँ, तो वो वैंडर वाल रेडियस आता है, तो उसका क्या होगा? वैंडर वाल रेडियस लेते हैं इनर्ट गैस, इसका तो केवल वैंडर वाल होगा ना, तो बिगेस्ट में आ जाता है वो। तो अल्कली मेटल लार्जेस्ट इन द साइड, हैलोजन क्या होगा? स्मॉलेस्ट। और फिर वैंडर वाल होगा तो उसका साइज बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि वैंडर वाल रेडियस तो बहुत वीक बॉन्ड होता है तो सबसे ज्यादा दिखते हैं। ओके, तो इन द पीरियड, इन द ये कर लिया हम लोगों ने। अब ये लास्ट पार्ट बच गया इसका, आयोनिक साइज। तो ये भी बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। आयोनिक साइज मतलब साइज ऑफ आयन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो जैसे तुम्हें ये बताना है कि I प्लस I माइनस आयोडीन, साइज किसका ज्यादा होगा? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो साइज इंक्रीजेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, बस यही कैलकुलेट कर लो, मालूम चल जाएगा। तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 53। तो इसमें 53 प्रोटॉन है, तो यहाँ भी 53 प्रोटॉन होंगे, ये भी 53 ही होंगे, बट इलेक्ट्रॉन इसमें 52 बच गया, इसमें 53 बच गया, इसमें 54। तो प्रोटॉन का इफेक्ट तो सेम है। तो तुम्हें इलेक्ट्रॉन पे देखना है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया साइज बड़ा हो गया, I प्लस से ग्रेटर I देन I माइनस, ऐसे होगा ना। हाँ। अब R, Fe2 प्लस और Fe3 प्लस, Fe3 प्लस, इसमें साइज किसका ग्रेटर होगा? A, B एंड C। C का साइज ग्रेटेस्ट होगा। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन देख लो, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो कभी चेंज कर ही नहीं सकते, सब में 26 प्रोटॉन ही होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें कितना है? इसमें 26, तो इसमें 24, तो इसमें 23। इलेक्ट्रॉन कम है तो साइज छोटा आएगा ना, ऐसे होगा ना फिर। हाँ प्रद्युम्न बोलो। सर यानी जितना ज्यादा पॉजिटिव आयन होगा उतना छोटा साइज होगा, हाँ राइट। और जितना नेगेटिव रहेगा यानी नॉन मेटल्स तो उनका साइज बढ़ेगा। हाँ, उनका साइज बढ़ जाएगा फिर। ये तुम्हें बस रेडियस देख लो, रेशियो देख लो, मालूम चल जाता। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों का लिख लो, मालूम चल जाएगा। ओके, अब जैसे वेरिएशन था तुम्हें डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन साइज ऐसे बढ़ता है। तो तुम यहाँ पे फ्लोरीन पे माइनस चार्ज भी ला दो तो क्या फर्क पड़ता है, सब पे एक जैसा माइनस चार्ज है, तो उसी तरह से वेरी करेगा ना। इवन सब पे तुम प्लस चार्ज भी ला लो तो क्या फर्क पड़ता है, प्लस Cl प्लस Br प्लस I प्लस, ऐसे। तो जो ट्रेंड है वही रहेगा, एक प्लस एक माइनस से इफेक्ट सेम रहेगा, वो तो सब पे सेम इफेक्ट है ना। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इस तरह से साइज बढ़ता है ना। तो जो ट्रेंड है वो तो है। अब तुम इस पर प्लस चार्ज लाओ चाहे माइनस चार्ज लाओ, साइज वैसे ही जाएगा। K प्लस Rb प्लस Cgm प्लस, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होना था, साइज इंक्रीज हो गया। हाँ, तो जिसपे ऐसे हो गया कि एक ही एलिमेंट हो गया, ऊपर वाले एग्जांपल क्या हो गया, एलिमेंट सेम लिया हम लोग ने ये दोनों में, और उस पे या तो प्लस या माइनस चार्ज दिया, तो प्लस चार्ज करोगे तो साइज छोटा होगा, माइनस चार्ज करोगे तो साइज बढ़ेगा। अब इसमें एक पॉइंट आ जाता है, जैसे और एग्जांपल, Cr2 प्लस और RCr3 प्लस, कौन सा ग्रेटर है? ए की बी? ग्रेटर ए, करेक्ट। इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो साइज जाएगा ही जाएगा, कम होगा। हाँ, तो इसका मतलब अब ये पॉइंट समझ में आ गया तुम लोग का, Rpb2 प्लस और Rpb4 प्लस, इससे इलेक्ट्रॉन हटा लिया ना, तो साइज तो कम होना ही है ना, इलेक्ट्रॉन ही तुम्हारा साइज बढ़ाता था ना।
ओके, अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आएगा ही आएगा वो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। यही हर एग्जाम में आते रहा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो रेडियस का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अभी हम लोग कर रहे हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। देखना इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते रहेंगे। तो तुम्हें Na प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस बताओ किसका साइज बड़ा होगा? तो कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लिख दो, मालूम चल जाता है। सब में तो वही करना है ना। हाँ, Na प्लस का साइज बिगेस्ट आएगा, राइट, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन है ना। बट प्रोटॉन तो देखो, प्रोटॉन तो सब में अलग अलग है, 11 12 13। इसमें ज्यादा प्रोटॉन है, ये सबका कॉन्फ़िगरेशन तो वही आएगा लास्ट में 2s2 2p6, तीनों का तो सेम ही आएगा। बट इसमें मोर प्रोटॉन है ना, तो साइज डिक्रीजेस। इधर से इधर पे जाओगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस, तो साइज डिक्रीजेस। Rna प्लस विल बी ग्रेटर देन Rmg2 प्लस देन Rl3 प्लस। इसका तो पूरा सीरीज लिख सकते हो तुम, N3 माइनस O2 माइनस F माइनस, ये सब अच्छे से याद कर लेना है ना। Na प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस। साइज लार्जेस्ट कौन सा इसमें, बिगेस्ट साइज? इनर्ट गैस बीच में नहीं लिखा, इनर्ट गैस तो हाईएस्ट होगा। हाँ, N3 माइनस, क्यों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 10, सब में 10 देख लो। 7 इलेक्ट्रॉन था, 3 बाहर से आ गया, 9 था बाहर से आ गया, तो सबका 10 हो गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 7 8 9 11 12 13। करेक्ट। एल्यूमिनियम का साइज छोटा होगा ना, तो ये क्वेश्चन आना ही है, कोई दो उठा देगा तुम्हें ऑक्साइड और Na प्लस का कंपेरिजन देगा, तो माइंड ही नहीं काम करेगा O2 माइनस Na प्लस कहाँ का कहाँ कैसे रिलेट करें। सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लिख देना, मालूम चल जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखते तुम्हें दिखेगा 10 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन जिसमें ज्यादा होगा साइज छोटा पड़ गया। हाँ, अब नेक्स्ट देखो, P3 माइनस Ca2 प्लस H2 माइनस Cl माइनस, इसको अरेंज करो तो हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो लार्जेस्ट साइज कौन सा है? P3 माइनस, देन
हो गया अभी? ओके, इसमें क्या आ जाएगा? हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो 18 18 18 18 सबका आ गया होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करोगे तो 15 20 16 17, तो किसका साइज बड़ा पड़ेगा? जिसमें प्रोटॉन कम होगा। R P3 माइनस इज ग्रेटर देन R H2 माइनस इज ग्रेटर देन RCl माइनस इज ग्रेटर देन RCA2 प्लस, यही है ना? देख लो, ये नोट्स में दिया हुआ है। उसके बाद कुछ और दिया हुआ है, सीरीज स्मॉलेस्ट मोनोएटॉमिक एनायन कौन सा हो गया? F माइनस। देखो H माइनस नहीं है, स्मॉलेस्ट मोनोएटॉमिक आयन क्या हो गया? H माइनस का साइज बड़ा होता है। रेडियस ऑफ H माइनस इज ग्रेटर देन RF माइनस। सोचो ये कैसे? ये तो 1s2 है और ये क्या है? 2p6 है। ये बड़ा होना चाहिए था ना, बट इसके पास एक ही प्रोटॉन है तो उतना इफेक्टिवली होल्ड नहीं करता इलेक्ट्रॉन को, तो साइज स्प्रेड हो जाता है। तो स्मॉलेस्ट एनायन पूछा जाता है, देखो कौन सा है? फ्लोराइड आयन। और लार्जेस्ट एनायन दिया जाए तो I माइनस दिया हुआ है ना। स्मॉलेस्ट कैटायन H प्लस। H प्लस में है क्या? एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हटा दो कुल प्रोटॉन बच गया। ये सब ऑब्जेक्टिव है तो लिख पाया ना। लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट कैटायन अल्कली मेटल लार्जेस्ट है ना, तो डाउन द ग्रुप वो भी बढ़ गया, तो CGM सबसे ज्यादा होगा ना। हाँ, उसके बाद हो गया स्मॉलेस्ट एटम ऑफ एलिमेंट, ये तो आयनिक साइज का था, तो सबसे छोटा कौन सा होगा? हाइड्रोजन। और लार्जेस्ट कौन सा हो गया? रेडॉन। तो रेडॉन रेडियो एक्टिव है, उसकी बात नहीं करेंगे, तो CGM पे आ जाएगी बात। लाइटेस्ट एलिमेंट क्या होता है? हाइड्रोजन। लाइटेस्ट मेटल क्या है? लिथियम, तुरंत फ्लोट करता है। अब इसमें एक पॉइंट है, Li प्लस का साइज इज ग्रेटर देन Mg2 प्लस। ये क्वेश्चन बार बार आता है। हाँ, तो ये हो जाएगा। एक ये क्वेश्चन भी आना ही आना है, RLi प्लस और Mg2 प्लस, ये दोनों का साइज में देखोगे तो Li प्लस का साइज ग्रेटर हो गया। ये कैसे हो गया? ये Li प्लस में मतलब 3 इलेक्ट्रॉन था, एक निकाल दोगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 ही है। और ये क्या है? 2s2 2p6 तक है। फिर भी लिथियम प्लस का साइज छोटा होता, बड़ा होता है, क्यों? इसके पास प्रोटॉन कम है तो उतना होल्ड नहीं कर पाता, तो साइज बड़ा हो जाता है। जैसे RH माइनस इज ग्रेटर देन RF माइनस, ये बताया ना। तो ये दो इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है जो आते रहते हैं। तो एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक आएगा, एक Li प्लस Mg2 प्लस, जो लास्ट में बताया, ये क्वेश्चन आते हैं ये। इसके अलावा बुकलेट में जाना, बुकलेट में कुछ और ट्रेंड है उससे कर लेना। कुछ और ट्रेंड मतलब दिया हुआ है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मेरे नोट्स में नहीं है।